हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th का दूसरा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस भी उसके साथ साथ देखेंगे। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। क्लास 10th के मॉडल पेपर और कोर्स आपको पाल मैथ्स एकेडमी पर अवेलेबल कराया जा रहा है, इसलिए पाल मैथ्स एकेडमी के साथ लगातार जुड़े रहिए। मॉडल पेपर्स और लास्ट ईयर के अनसॉल्व पेपर भी आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, जिससे आप अपनी तैयारी को मेजर कर सकें कि आप कहाँ पर इस समय हैं और आपके किस तरीके के मार्क्स आ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं भी की है तो यहाँ से भी स्टार्ट करके आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स अर्न कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम दूसरे मॉडल पेपर का पार्ट फर्स्ट करेंगे आज, जिसमें हमें उसने पहला क्वेश्चन दिया है कि संख्या, ये आपका प्रीवियस ईयर का ही बोर्ड का पेपर है क्लास 10th का। तो ये जो क्वेश्चंस हैं अगर आप इनको कर पा रहे हैं तो इनके जैसे ही क्वेश्चंस आपके हर चैप्टर से आने वाले हैं, तो आप उनको भी आसानी से कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को भी आप यहाँ से जांच जांच सकते हैं, आप उसका टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें बोला है उसने कि संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 7429 यानी कि 7429 को किस में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है हमारी? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, वो हमसे एलसीएम लेने के लिए बोल रहा है, और एलसीएम लेते समय हम इन बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो हम नंबर चूज करेंगे वो सारे अभाज्य नंबर होने चाहिए, इसलिए इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि बोला जाता है। तो इस विधि में हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 7429 कौन से टेबल से कटने वाला है? हम यहाँ पर लेते हैं 23 का टेबल। 23 के टेबल में यहाँ पर देखिए, तो 23 से कितने टाइम्स कट जाएगा ये? 23 से 3 टाइम्स अगर हम इसका टेबल पढ़ लेंगे तो 23 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, 23 यहाँ होता है 69 यानी 69, और 69 74 में से माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5। ठीक है, अब 23 दूनी 46, तो 52 में से 46 भी कट गया है, 4 2 6 बच गया, यहाँ पर 6 लग गया, और 23 तिया 69, तो यहाँ पर 323 यहाँ पर आ गया। अब ये कौन से नंबर से जाएगा? ये आपका जाता है 19 नंबर से। ठीक है, और 19 भी हमारी अभाज्य संख्या है और 23 भी अभी हमारी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अच्छा देखिए, 32 में 19 का टेबल एक ही बार पढ़ सकते हैं हम, वन टाइम्स पढ़ लिया। 32 में से 19 माइनस कर दिया, 19 जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा 13, और 13 यहाँ जब लगेगा तो 133 हो जाएगा ये, यानी कि 133। 133 का 19 में पहाड़ा कितनी बार में पढ़ते हैं हम? 7 बार में। 19 सत्ते 133 होता है। अब यहाँ पर कौन सा पहाड़ा लेंगे? 17 का, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो आपने 7429 को अभाज्य गुणनखंडों में किस तरीके से लिख दिया? आपने इसको लिखा है 23 गुणा 19 गुणा 17, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करने के लिए आपको टेबल लर्न होना बहुत ही सफिशियंट है, नेसेसरी है बिल्कुल। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का के योग और गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। तो शून्यकों का योग कितना है उसका? √2, और शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/3। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं इसके। सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि शून्यकों का योग, देखिए यहाँ पर वो अल्फा और बीटा आपको मान नहीं दिए हैं उसने। आपने इस चीज में कंफ्यूज मत होना आप, कि अगर आप शून्य अल्फा और बीटा मानते हैं तो उसको उसने आपको अल्फा और बीटा के मान दिए। आपने उसने आपको क्या दिया है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों चीजें दी हैं उसने। ठीक है, तो शून्यकों का योग उसने दिया है हमें √2, और शून्यकों का गुणनफल दिया है उसने 1/3। ठीक है, ये उसने डिटेल हमें क्वेश्चन में दी है, और हमसे वो क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद वाला समीकरण बनाना है। तो चलिए लिखते हैं इसमें। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है। माना बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। तो
तो अल्फा कॉमा बीटा इसके शून्यक मान लिए। तो हमारे पास सूत्र क्या होते हैं तब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो शून्य क्या क्या है हमारे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी ए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है उसने हमें, यानी शून्यकों का योग की वैल्यू कितनी दी है √2। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और इस पूरे का मान कितना दिया है √2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, √2 को मैं √2 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, यहाँ से इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्वेश्चन में। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, देखिए ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 1, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू माइनस √2। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट कैसे होगा। अब दिया है उसने हमें शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता क्या है, शून्यकों का गुणनफल आपने जब चैप्टर किया है तो आपने पढ़ रखा है कि शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा c अपॉन ए। गुणनफल मीन्स अल्फा और बीटा का गुणा कर दें तो c अपॉन ए आ जाएगा। अल्फा गुणा बीटा का मान दिया उसने 1/3 इक्वल टू ए का सी बट्टे ए का मान क्या निकला आपका, पीछे से आपका ए का मान वहां से निकल रहा है 1, तो 1 यहाँ पर आपने पुट कर दिया, c अपॉन 1 को मैं c ही लिख सकता हूँ, यानी c का मान कितना आ गया मेरा 1/3। अच्छा, सामान्य बहुपद में आप क्या करेंगे, आप एबीसी का मान रख देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम सामान्य बहुपद में ए बी व सी का मान रखने पर सामान्य बहुपद था हमारा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपकी a की वैल्यू क्या आई है, आपकी a की वैल्यू आई है √2, आपने √2 रख दिया, वो उसके साथ माइनस भी है तो यहाँ माइनस आ गया x² प्लस b की वैल्यू कितनी आई है आपकी, a का मान आपका 1 आ रहा है, तो a का मान 1 यहाँ पर रख दीजिए आप, 1 इंटू x²। b का मान आ रहा है आपका माइनस का √2, तो यहाँ पे माइनस का √2 इंटू एक्स प्लस सी का मान कितना आ रहा है आपका 1/3 इक्वल टू 0। तो सामान्य जो बहुपद होता है आपका वो देखिए c हमारा क्या है, अभी पूर्णांक नहीं है तो इसको पूर्णांक बनाना पड़ेगा हमें। सबके नीचे आपको 3 ले लीजिए, यानी एलसीएम ले लीजिए, सबके नीचे 3 आ जाएगा और 1 का 3 से 3 बार जाएगा, 3 का 3x² हो गया ये, माइनस 3√2x हो गया ये, और ये कितना हो गया 1 इक्वल टू 0। 3 को 0 पे पास ले जाइए तो 0 बन जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपका देखिए बहुपद बनकर ये आ चुका है, और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आपने इजीली हैंडल कर लिया है। बस आपको क्या है, चैप्टर का जो बेसिक्स है वो पता होना है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उसने क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि जांच कीजिए कि समीकरण के युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 संगत हैं या असंगत हैं। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, दिए गए समीकरण क्या है। तो दिए गए समीकरण है हमारे x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमें इसमें ये बताना है कि ये समीकरण जो दिए हैं इसमें ये संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या निकालना पड़ता है, a1 b1 a2 b2 और a3 c3, ये इस टाइप से सारी चीजें निकालनी होती हैं। और संगत की कंडीशन क्या होती है, अगर a1 इज इक्वल टू a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अगर तीनों बराबर हैं, और दूसरी कंडीशन हमारी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ये दोनों ही कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ये संगत है। ठीक है, और असंगत के लिए क्या होता है हमारा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के, तो ये कैसा है हमारा असंगत है। ठीक है, तो ये संगत असंगत के लिए हमें ये सारी चीजें क्या निकालनी होंगी, निकालनी पड़ेंगी। तो दिए गए समीकरण से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए a1 क्या है आपका, a1 क्या होता है x के गुणा में जो नंबर होगा, पहले वाले समीकरण में x के गुणा में जो होता है वो हमारा a1 होता है, तो x के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। ठीक है, a1 है हमारा 1। a2 क्या है हमारा, a2 हमारा दूसरे वाले समीकरण में x के गुणा में जो नंबर होता है यानी 2,
यहाँ से हमारा b1 भी निकल जाएगा, y के गुणा में जो होता है पहले समीकरण में 3 है, और b2 क्या निकल जाएगा, b2 हमारा कितना निकल जाएगा, -3, ठीक है। ऐसे ही C1 कैसे निकलेगा, C1 और C2, देखिए C1 और C2 को निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि C1 अगर बराबर के उधर है तो हम उसके साथ माइनस का चिन्ह ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो रैखिक समीकरण होता है वो ax प्लस by प्लस c के टाइप का होता है, यानी कि बराबर के उधर की तरफ को जीरो होना चाहिए। यहाँ पे बराबर के उधर की साइड को वो नंबर पहले से, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले जब हम C1 और C2 निकालेंगे देखेंगे बराबर के उधर है तो इनके साथ माइनस ले लेना है, और बराबर के इधर ही लिखा हुआ है, बराबर के उधर जीरो बैठा हुआ है, तो फिर वो जैसा है उस तरीके से उसको लेंगे। तो बराबर के उधर है तो इसको -6 और ऐसे ही इसको माइनस का 12। अब हम a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 कितना जाएगा, 1/2। b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 यानी कि 3/3 माइनस का, तो देखिए 1 जब 3 से 3 काटेंगे तो हमारा कितना आंसर जाएगा, -1। और C1/C2 भी निकाल लीजिए, चलिए आपने करा है तो -6/-12, माइनस से माइनस कट गया, एक यहाँ पर 2। तो देखिए हमारा जो ब्रेक डाउन हो गया वो यही हो गया, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस वाली कंडीशन के हिसाब से ये क्या हो गया, दिए गए समीकरण संगत समीकरण है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम चौथे क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद लिखिए जबकि a बराबर -1 है और d बराबर 1/2 है। तो प्रथम दो पद लिखने हैं जबकि a बराबर -1 है और d बराबर 1/2 है। देखिए समांतर श्रेणी के जो चैप्टर है आपका उसका क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम किस तरीके से, देखिए a तो दिया ही है, अगर मैं इसको a1 मान लेता हूँ तो मुझे a2 और a3 निकाल कर इसको दिखाना है, और अगर मैं इसको a ही मानता हूँ तो मुझे a1 और a2 निकालना है, ठीक है। तो हम इसको a1 मान लेते हैं और प्रथम दो पद निकालने हैं हमें, तो प्रथम दो यानी इसके बाद के दो निकालने हैं, तो हमें क्या निकालना है, a2 और a3, ठीक है। तो a2 और a3 यानी a2 निकालूंगा तो मुझे किस तरीके से निकालते हैं हम, a2 a1 प्लस d करके, और a3 कैसे निकालते हैं, a1 प्लस 2d करके। आप किसी भी पद को निकाल सकते हैं अगर आपको प्रथम पद और d पता है। जैसे अगर मुझे a15 निकालना है सपोज, तो आपको a15 कैसे मिलेगा, a1 प्लस इससे एक कम 14d, इसको सॉल्व कर लीजिए आपको a15 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, a1 हमने -1 को माना है तो -1 प्लस 1/2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एक कम 2 में से एक गया, माइनस का 2 था और प्लस का 1 था, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, -1/2। ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप, -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2 है, और 2 से 2 कट गया, -1 और +1 कितना आ गया हमारा, a3 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ये दोनों पद आराम से आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। फिफ्थ क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है हमसे, फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि tan a बराबर 4/3 हो तो sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। यदि उसने tan a का मान कितना दिया है, 4/3, तो हमें क्या निकालना है, sin a और cos a का मान निकालना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें देखिए त्रिकोणमिति मान लग रहे हैं तो ये समकोण त्रिभुज ही होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं, यहाँ पर a लिख लेते हैं, यहाँ पर b लिख लेते हैं, यहाँ पर c लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ABC लिख लिया। अब अच्छा tan a उसने हमें दिया है, tan a उसने दिया है 4/3, ठीक है। tan होता क्या है हमारा, tan होता है हमारा, देखिए मैंने आपको पिछले जब हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था त्रिकोणमिति का, जब मैंने बताया था आपको एक शॉर्ट ट्रिक, LAL KA, तो LAL KA को हम क्या बोलते हैं, लाला आम लाया खाते खाते आया। तो पहले वाले के नीचे साइन थीटा, वो दूसरे वाले के ऊपर कॉस थीटा, तीसरे वाले के ऊपर टेन थीटा, फिर ये कॉसेक थीटा, फिर ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा यानी टेन के साथ टेन थीटा वाला कोण क्या देता है, मुझे लंबट्टा आधार देता है। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, टेन ए मेरे बराबर इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग में ए कहीं भी रख सकता हूँ, बी कहीं भी रख सकता हूँ, सी कहीं भी रख सकता हूँ। आप इसमें कंफ्यूज मत करिएगा कि मैंने ए ही यहाँ पर क्यों रखा, आप इसको ए को
कहीं भी रख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपके लंब और आधार क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो और टेन थीटा होता क्या है हमारा, टेन थीटा हमारा होता है देखिए लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है हमारा BC और आधार कितना है हमारा AC। ठीक है, आप लंब बट्टे आधार में जब आप इसको पुट करेंगे तो आपका जो लंब है वो BC है और आधार आधार क्या है AC है। तो यहाँ पर लिख लीजिए BC की वैल्यू आपको दे रखी है उसने 4 और AC की वैल्यू दे रखी है आपको उसने 3। ठीक है, और ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पर क्या है हमारा AB, इसका वर्ग कर देते हैं। लंब क्या है हमारा BC, BC का वर्ग कर देते हैं और आधार है हमारा AC, उसका वर्ग भी हमने कर दिया है। तो वैल्यू पुट कर लीजिए आप, आपके पास AC की वैल्यू है और BC की भी वैल्यू है। तो 4 का वर्ग स्क्वायर कर दिया, AC का हमने कितना निकाल दे रखा है उसने 3 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारा 16, ये हो गया हमारा 9 और ये यहाँ पर क्या है हमारा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने जब AB का स्क्वायर यहाँ पर से सॉल्व किया है तो आपको क्या मिल गया 25। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या है हमारा AB का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट कर लीजिए तो AB की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, अब आपके पास लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है और आपको क्या निकालना है, साइन A निकालना है। तो साइन A निकालने के लिए साइन को लेकर आप ए पर बैठेंगे जब, तो साइन ए होता है क्या है, साइन ए होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन ए क्या होता है हमारा लंब बट्टा कर्ण। अगर हम त्रिभुज के हिसाब से देखें तो साइन यानी कि कोण ये वाला, एक साइन ए निकालना है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, कर्ण कभी हमारा चेंज होता नहीं है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है BC बट्टे AB। आपके पास BC की वैल्यू कितनी है 4, AB की वैल्यू कितनी है 5, तो आपके पास साइन A कितना आ गया यहाँ से 4/5। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या निकालना है, कॉस A निकालना है। कॉस को लेकर भी आपको ए पर ही बैठना है और कॉस को है होता क्या है हमारा, कॉस ए होता है हमारा आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो कॉस ए के हिसाब से आधार हमारा AC है, कर्ण क्या है हमारा AB। ठीक है, और यहां से हम दोनों का मान पुट करते हैं, यानी कि 3 ऊपर और AB का मान कितना है 5 नीचे। तो कॉस A का मान कितना आ गया आपका 3/5। तो कॉस A का मान 3/5 और साइन A का मान 4/5। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसकी थर्ड जो साइड है उसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालने के बाद ये बहुत इजीली आपके सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को आपको देखा पढ़ा होना चाहिए और आपको उनको निकालना और रखना कोण के हिसाब से आना चाहिए, वो आप कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो यहाँ पर भी अवेलेबल करा रखी है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 8 जो है आपका वो डिस्क्राइब्ड है, फॉर्मूले भी वीडियो में फॉर्मूलेस की वीडियोस भी है आपके पास, तो वहां से भी आप जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें रिक्त स्थान दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए उसने बोला है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसकी फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो जब आप एक वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं और दूसरी उसी के समांतर खींचते हैं तो आप ऐसे अनंत प्रकार से स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं क्या कर सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी पहली फिल इन द ब्लैंक्स में कितना आ जाएगा अनंत। ठीक है, और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स क्या दिया है उसने, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में उसने तो बोला है कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। तो जहां पर वृत्त और स्पर्श रेखा अपने आप को क्या करती है, एक दूसरे को टच करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। तो ये हमारे दोनों क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं। तो चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज हैं, उनकी भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। उसने हमें भुजाओं का अनुपात दिया है तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक बेसिक थ्योरम होती है, हमारा जो समरूप त्रिभुज होते हैं। तो थ्योरम क्या होती है पहले लिख लेते हैं उसको हम। थ्योरम होती है हमारी दो
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो उसने हमें दो भुजाएं दे रखी हैं, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो हम इसका यूज करेंगे, माना प्रथम त्रिभुज ABC व द्वितीय त्रिभुज PQR है। तो दो त्रिभुज मान लिए हमने। तो हम जब उसने जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारी, एक भुजा उसकी AB अनुपात PQ जो है उसने हमें दिया है 4:9। अनुपात का मतलब होता है चीजों को बट्टे में लिखना, ठीक है। तो हम उसने 4/9 दिया है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AB बट्टा PQ का वर्ग बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। तो AB का जो मान है आपको 4 दिया था उसका स्क्वायर कर देंगे आप, PQ का मान आपको 9 दिया था उसका स्क्वायर कर देंगे आप, और आपके पास इन दोनों का जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल किस तरीके से आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये 16 बट्टे 81। तो आपका जो क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किस रेशियो में आ जाएगा, 16:81। आपका ये क्या आ जाएगा, इजीली आंसर आ जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से किया है तो आपको सारी थ्योरम्स इसकी लर्न होनी चाहिए, और आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। ट्राइंगल का चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो उस चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि उस घनाभ का आयतन बताइए जिसकी भुजाएं 5, 8 व 12 सेंटीमीटर की हैं। पहली भुजा उसकी 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बोली है, दूसरी 8 सेंटीमीटर और तीसरी 12 सेंटीमीटर बोली है उसने। और हमें इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है हमारा, घनाभ का आयतन होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। पहली भुजा 5 सेंटीमीटर दी है उसने, दूसरी भुजा हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तीसरी दी है 12 सेंटीमीटर। इन तीनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे आप। सेंटीमीटर में चीजें चल रही हैं तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, क्योंकि आयतन हमारा क्यूब में आता है कि 3 में, और यहाँ पर इसका गुणा जब आप करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 5 × 8 = 40 का आप 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 480 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत इजी आपको ये क्वेश्चन डन हो जाएगा आपका, अगर आपने इस चैप्टर को 13 चैप्टर है ये आपका, वॉल्यूम और आयतन, वॉल्यूम और पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहां से आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 9वें क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि माध्य माध्यिका यानी माध्यक तथा बहुलक के बीच संबंध लिखिए। माध्यिका माध्यक और एक ही होता है, तो माध्य माध्यक तथा बहुलक के बीच संबंध लिखिए। संबंध क्या होता है चलिए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है ये। माध्य माध्यक तथा बहुलक के मध्य संबंध। चलिए लिख लेते हैं संबंध को। उसने चैप्टर भी एनसीईआरटी वाली बुक में भी दिया है और मैंने आपको ये कराया भी है। क्या होता है हमारा संबंध, हमारा संबंध होता है तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये आपका क्या होता है, तीनों में संबंध होता है। दो, आपको तीनों में से कोई दो चीजें पता है तो तीसरी आप इस सूत्र की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। लास्ट इसका 10th क्वेश्चन जो पार्ट 1 वीडियो का आज है हमारा, क्योंकि हम इस वीडियो को जो चैप्टर इस जो पेपर है इसको हम 3 पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं इसका।
10th क्वेश्चन वो बोल रहा है कि पीई बराबर 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सूत्र होता है हमारे पास घटना घटित होना। घटना घटित होने को हम पीई से डिनोट करते हैं, घटना घटित ना होना इसको डिनोट करते हैं हम पीई डैश से, ठीक है। और हमारे पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पीई प्लस पीई डैश या पीई बार इज इक्वल टू 1। अब घटना होने की प्रायिकता दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है 0.05। घटना नहीं होने की प्रायिकता कितनी निकालनी है हमें, इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आपका पीई यानी घटना नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1 माइनस 0.05। अब आप इसको घटा देंगे, 1.00 लिख के 0.05 आप माइनस कर देंगे। यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, यहाँ पे बच गया 0। तो आपके पास कितना आ गया, पीई डैश का मान आ गया 0.95। आपका घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता हो गई है। आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का सेक्शन ए कंप्लीट किया है। सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं और सेक्शन सी हम उसके थर्ड वीडियो में या हो सकता है हम सेकंड वीडियो में उसको भी कंप्लीट कर दें। इसलिए चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। क्लास 10th का कोर्स और आपके अनसॉल्व और मॉडल पेपर के सॉल्यूशन हम साथ साथ कराने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई बोर्ड्स के भी लिए भी साथ साथ अलग से हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं उसके पेपर सॉल्यूशन के साथ। इसलिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आप पालमेंस एकेडमी के साथ लगातार जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू।